नमस्कार। आज हम गुप्त काल में शासन व्यवस्था की बात करेंगे। गुप्त काल की शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों में बटी हुई थी। इनमें सर्वेसर्वा सम्राट होता था, अमात्य और मंत्री होते थे तथा कुछ केंद्रीय अधिकारी होते थे। लेकिन इसके साथ ही गुप्तकालीन शासन व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर, जिला और नगर के स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर भी बटी हुई थी। इसके साथ ही गुप्तकालीन न्याय प्रशासन, सैनिक संगठन तथा भूमि और राजस्व, इसके अनुसार भी गुप्त काल में शासन व्यवस्था का संचालन होता था। गुप्तकालीन सम्राटों ने अपनी उपलब्धियों से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और इस विशाल साम्राज्य के निर्माण में गुप्त शासन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान था। पाटलिपुत्र विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। अगर शासन व्यवस्था को देखें तो इसमें सबसे बड़ी कड़ी सम्राट था। विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास रखते थे तथा वे महाराजा धीराज, एकराट, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां धारण करते थे। सम्राट प्रशासन का मुख्य स्रोत था, जिसके अधिकार और शक्तियां असीमित थी। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का प्रधान न्यायाधीश तथा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। युद्ध के समय वह स्वयं सेना का संचालन करता था। प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। वे सभी उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार सिद्धांत उसकी स्थिति एक निरंकुश शासक जैसी थी, परंतु व्यवहार में वह पर्याप्त उदार तथा जनहितकारी होता था। गुप्त युग में सामंतवाद का उदय हो चुका था। इसलिए गुप्त काल में सम्राटों के अधीन छोटे छोटे सामंत भी हुआ करते थे। वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे तथा नाम मात्र के लिए सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे। ये सामंत तथा अधीन शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे। उन्हें सेना रखने तथा अपने अधीन जनता से कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। शासन के अन्य स्तरों में सम्राट के साथ साथ अमात्य तथा मंत्री भी हुआ करते थे। सम्राट अपने शासन कार्य में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य से तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारियों से था। उन्हीं में से योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे। सामान्यतः राजा का बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी चुना जाता था, परंतु कभी कभी दूसरे योग्य राजकुमार को भी इस पद पर चुन लिया जाता था। इसी प्रकार कुछ केंद्रीय अधिकारी होते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में हमें कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिनमें हैं प्रतिहार एवं महाप्रतिहार। ये संभवतः राज के दरबार के प्रमुख पदाधिकारी थे जो प्रशासन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जो लोग सम्राट से मिलना चाहते थे उन्हें उचित अनुमति पत्र देना इनका प्रमुख कार्य था। एक अन्य अधिकारी महासेनापति, यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसी तरह एक अन्य अधिकारी महासंधि विग्रहिक है, यह युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। एक अन्य अधिकारी दंडपाशिक है, यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। एक अन्य अधिकारी विनय स्थिति स्थापक है, यह धर्म संबंधी मामलों की
देखरेख करता था। एक अन्य अधिकारी कुमारामात्य हुआ करता था। शायद कुमारामात्य प्रांतीय अधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। गुप्त काल में केंद्रीय प्रशासन के अलावा प्रांतीय प्रशासन भी था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। गुप्त प्रशासन के प्रमुख प्रांत सुराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तोर भुक्ति, पांडुवर्धन, मगध आदि थे। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा वे सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत ही जिला तथा नगर का प्रशासन भी होता था। प्रांतीय प्रशासन, जिसे भक्ति कहा गया, यह अनेक जिलों में बटा हुआ था। जिलों को विषय कहा गया है, जिसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। विषयपति की नियुक्ति प्राय संबंधित प्रांत के उपरिक या यूं कहें कि राज्यपाल द्वारा की जाती थी, परंतु कभी कभी स्वयं सम्राट भी उसकी नियुक्ति करता था। विषयपति एक समिति की सहायता से जिले का शासन चलाता था, जिसमें प्रमुख सदस्य होते थे नगर श्रेष्ठी, नगर के महाजनों का प्रमुख, या सार्थवाह, व्यापारियों का प्रमुख, या प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी, या प्रथम कायस्थ, मुख्य लेखक। प्रमुख नगरों का प्रबंध नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहा जाता था। इसी तरीके से गुप्त काल में ग्राम प्रशासन भी होता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होता था, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली या ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभाएं सरकार के सभी कार्यों को करती थी। वह ग्राम की सुरक्षा की व्यवस्था करती, निर्माण कार्य करती तथा राजस्व एकत्रित कर राजकोष में जमा करती थी। ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं, जैसे महत्तर है, अष्टकुलाधिकारी है, ग्रामिक है, कुटुंबकिन है। इसी प्रकार गुप्त प्रशासन में न्याय प्रशासन की एक व्यवस्था थी। गुप्त युग में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। गुप्त युग में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। ग्रामों में न्याय का कार्य ग्राम पंचायतें किया करती थी। पेशेवर वकीलों का अस्तित्व नहीं था। फाहियान के विवरण से पता लगता है कि दंड विधान कोमल था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और ना ही शारीरिक यातनाएं मिलती थी। किंतु गुप्तों का शासन निष्पक्ष और बेहतरीन था। गुप्तों के प्रशासन ने प्राचीन भारतीय दंड विधान में मानवीय सुधार के एक नए युग का सूत्रपात किया था। इसी प्रकार गुप्त काल में सैनिक संगठन की भी एक व्यवस्था थी। गुप्त शासकों की सेना विशाल एवं सुसंगठित होती थी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहा जाता था। हाथियों की सेना के प्रधान को महापीलुपति तथा घुड़सवारों की सेना के प्रधान को भटाशपति कहते थे। सेना में सामानों की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को रणभंडागारिक कहते थे। इस तरीके से ही गुप्त युग में भूमि और राजस्व की व्यवस्था के लिए भी अच्छी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। गुप्त युग में भूमि पर सम्राट का ही स्वामित्व माना जाता था। राजकीय भूमि के अतिरिक्त ऐसी भी भूमि थी जिन पर कृषकों का निजी स्वामित्व होता था, और इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए भिन्न भिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और भूमि तथा राजस्व के सिद्धांत को बेहतर बनाया जाता था।
इसके अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं, चारागाहों, वनों, नमक आदि पर भी कर लगाए जाते थे, जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी। सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर जो कर लगते थे उसे शुल्क कहा जाता था। और इस तरीके से गुप्त काल के अंदर आय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भूमि रत्न, खदानों की खुदाई तथा नमक का उत्पादन था। इन सभी के ऊपर राज्य का एकाधिकार होता था। तो इस तरीके से गुप्त सम्राटों ने जिस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया वह अत्यंत उदार और सुसंगठित थी। तभी राज्य में पूर्ण शांति एवं व्यवस्था का वातावरण विद्यमान था। गुप्त युग की शांति एवं समृद्धि ने संस्कृति के सभी क्षेत्रों को समुचित विकास किया और इसका एक कारण गुप्त काल की बेहतरीन शासन व्यवस्था थी।